नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, हमारे वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। पहले बात करते हैं इस वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, प्रधानमंत्री जनधन योजना और ट्यूलिप प्रोग्राम का जिक्र आया है, जिसे मैंने वीडियो में अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है और साथ में उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी वहां पे लिख दिया है। तो आप इनके बारे में जानने के लिए स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अपने कल के वीडियो में बताया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में एक कॉम्प्रिहेंसिव नीतिगत साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड संकट को अवसर के रूप में देखा है और विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार समेकित और समृद्ध इंडो पैसिफिक रीजन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है वो अहम रहेगी। श्री मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाई है। श्री मॉरिसन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहाजरानी संबंधों को अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक संबंध मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने एक आइडिया दिया है कि हमारे अगर जो शिपिंग रिलेशंस हैं तो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी संबंधों को भी मजबूत बनाने के लिए। श्री मॉरिसन ने भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने पर कहा कि इससे स्वास्थ्य समेत विश्व की अनेक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की घोषणा की। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टि पत्र पर भी जारी किया। 7 समझौतों पर साइन हुए हैं। इनमें साइबर टेक्नोलॉजी से संबद्ध सहयोग, खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग शामिल है। दोनों देशों ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक सुधार, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग के बारे में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और इस बात पर बल दिया है कि आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर कर दिया है और वर्ल्ड के हाल ही के इतिहास में पहली बार विश्व समुदाय ने साझा दुश्मन का मुकाबला करने की बात ठानी है। श्री मोदी ने यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित किए गए वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। ये एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट थी जिनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऑर्गेनाइज किया था। इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया और इसमें दुनिया के 50 देशों के व्यावसायिक नेता, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंत्री, हेड ऑफ द स्टेट्स और अन्य नेताओं ने भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्यता जो है वो समूचे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा देती है और कोरोना महामारी के इस दौर में भारत ने इस शिक्षा का पालन किया है। तो हमारे यहाँ पर जो वसुधैव कुटुंबकम की जो कंसेप्ट है उसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने यहाँ उपलब्ध दवाओं के भंडार को दुनिया को 120 देशों के साथ साझा किया और इससे निपटने के लिए संयुक्त रणनीति के तहत कार्य किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों की हिफाजत के साथ साथ पड़ोसी देशों की भी मदद की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस, जिसको गवी बोलते हैं, उसको $1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता का भी संकल्प व्यक्त किया। ये जो संगठन है ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ये एक दुनिया की एकजुटता का प्रतीक है, ये भी उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, उसके महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बारकिंडो से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा बाजार के मौजूदा घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों के बारे में चर्चा की। श्री प्रधान ने दुनिया भर में कमजोर आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए आने वाले दिनों में तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों द्वारा जिम्मेदारी से कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति में वैश्विक ऊर्जा स्थायित्व के लिए ओपेक की
साथ सहयोग की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की जो रेट है वो लगभग 48% हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 3,804 हो गई तथा इस तरह अब तक कुल 1,04,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,06,737 रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने देश में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की जांच के लिए अपनी टेस्टिंग जो कैपेसिटी है उसको विस्तार किया है। अभी वर्तमान में 498 गवर्नमेंट लैब्स और 212 निजी प्रयोगशालाएं जो हैं वो इस बीमारी की टेस्टिंग कर रही हैं। पिछले 24 घंटों में 1,39,485 सैंपल की टेस्टिंग की गई और इस तरह देश भर में अब तक 42,42,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के बारे में एक कॉमन नीति अपनाएं। न्यायालय इस क्षेत्र के लोगों की आवागमन में आ रही समस्याओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तैयार करके उसे एक वेब पोर्टल पर डालें ताकि जो नेशनल कैपिटल रीजन है हमारा उसके लोगों को आने जाने को आसान बनाया जा सके। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में मुख्यमंत्री दीदी रसोई, चीफ मिनिस्टर दीदी किचन प्रोग्राम जो स्कीम है वहाँ की, वो कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से सभी जरूरतमंदों, गरीब और बेघर लोगों, विशेषकर दिव्यांगजन और बुजुर्गों को भोजन उपलब्ध करा रही है। कोई भी गरीब या जरूरतमंद जो व्यक्ति है वो भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य से इस जन कल्याणकारी योजना को पूरे राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया गया था। इस किचन के जरिए अब तक पूरे राज्य में 2,35,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में 2 अप्रैल से इसको शुरू किया गया था और लॉकडाउन बढ़ने के बाद इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। तो ये स्कीम जो है झारखंड की है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पता लगे कि आप दीदी किचन देख के इसको वेस्ट बंगाल से एसोसिएट करें। तो दीदी किचन इज स्कीम लॉन्च्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सरकार जून महीने के लिए आज से 500 रुपए की जो राशि है वो महिला लाभार्थियों के खातों में डालना शुरू करेगी। तो इसकी 3rd इंस्टॉलमेंट होगी। ये जो अमाउंट है ये उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत दिया जा रहा है। वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी अपने अकाउंट से इस राशि को निकाल सकते हैं। तो अमाउंट आज ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। जो पहली किस्त थी उसमें 20 करोड़ 5 लाख महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हुई थी उसमें 20 करोड़ 62 लाख महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 10,315 करोड़ रुपए जमा किए गए। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की थी। तो सरकार इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो आज से लोगों के खातों में डालना शुरू करेगी, जिसे 10 तारीख के बाद निकाला जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, सरकार ने कल 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर 10 साल का बैन लगाते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इस ब्लैक लिस्ट में डाले गए ये विदेशी नागरिक जो हैं वो तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल थे। अप्रैल में सरकार ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल कुछ विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट में डालकर उनका वीजा कैंसिल कर दिया था। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। इस मिशन के अंतर्गत दुबई और ढाका में फंसे 546 भारतीय नागरिक कल बिहार के गया पहुंचे। इनमें से 376 दुबई और 170 ढाका से आए हैं। दुबई से आने वाले सभी लोग बिहार के विभिन्न भागों से हैं और ढाका से लौटे 170 जो लोग हैं वो झारखंड से हैं। इस बीच दोहा से आए 146 और किर्गिस्तान से आए 127 लोगों को क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद होटलों से उनके घर भेज दिया गया है। वंदे भारत मिशन का जो सेकंड फेज है वो इस महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा, यानी 13 जून तक चलेगा और ये शुरू हुआ था पिछले महीने की 17 तारीख से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक इस फेज में एयर इंडिया ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 103 उड़ानें जो है संचालित की हैं और नौसेना जो है हमारी वो भी श्रीलंका और मालदीव से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लेकर आई है। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत जो 3rd फेज था इसके तहत अमेरिका और कनाडा से में कुछ गंतव्यों के लिए 75 और उड़ानों के वास्ते आज शाम 5 बजे से बुकिंग शुरू करेगी। इन जो डेस्टिनेशन में न्यूयॉर्क, नेवॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और टोरंटो शामिल हैं। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ये उड़ानें इस महीने की 9 तारीख से 30 तारीख तक संचालित की जाएंगी। भारतीय नौसेना का एक जो हमारा वेसल है INS जलस्व, वो भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए
इसके अभियान के 4th फेज के सिलसिले में मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है और ये जहाज आज 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरन रवाना होगा। आगे बढ़ते हैं। जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। बासु चटर्जी का कल मुंबई में उनके निवास पर निधन हो गया था। वे 93 वर्ष के थे। इनको एक कुछ मूवीज रही बॉलीवुड की, मंजिल, उस पार, शौकीन, चितचोर, पिया का घर, खट्टा मीठा और बातों बातों में जैसी फिल्मों के लिए याद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और हमारे शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसका शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग की विद्यार्थियों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। हमारे शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्यूलिप से विद्यार्थियों को शहरी और शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं ULB, उन सहित सभी पक्षों को लाभ होगा। दोस्तों ये थी आज की खबरें। आज करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 5 जून है। 5 जून 1849 को डेनमार्क जो था एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। 5 जून 1947 को जाने माने दैनिक हिंदी समाचार पत्र नई दुनिया की स्थापना इंदौर में हुई। नई दुनिया का प्रकाशन जो है वो इंदौर से 5 जून 1947 को कृष्णचंद्र मुदगल और कृष्णकांत व्यास के प्रयासों से आरंभ हुआ था। 5 जून 1959 को 1959 को ली क्वान यू जो थे वो सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके अलावा 5 जून 1967 को इजराइल और अरब देशों तथा उनके सहयोगियों के बीच 6th डे वार की शुरुआत हुई थी। ये जो वार थी वो 5 जून से 10 जून के बीच में चली थी। इस युद्ध में इजराइल के विरुद्ध इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक तथा लेबनान ने भाग लिया था। 5 जून 1975 को इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात ने वर्ष 1967 से बंद पड़ी सुएज कैनाल को फिर से खोल दिया था। 5 जून 1980 को मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। उसके अलावा 5 जून 1995 को पहली बार द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की एक अवस्था का नाम है, उसे क्रिएट किया गया था। 5 जून 2006 को सर्बिया जो था वो स्टेट यूनियन ऑफ सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना। उसके अलावा 5 जून 2017 को मोंटेनेग्रो जो था वो नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका 29वां सदस्य बना था। दोस्तों 5 जून को हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, जो कि विश्व में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।